दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 3 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के कई जिलों में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। जी हां, और लोगों को भी भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। खबर के अनुसार बिहार में मानसून का ट्रफ लाइन गया से होकर गुजर रही है। इससे कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो आज बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार के कुछ जिलों में तेज हवाएं चल सकती है और वहीं कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। साथ ही साथ वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। इसीलिए बारिश के दौरान लोगों को घर में रहने की अपील की गई है ताकि किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। दोस्तों अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो फिर आपके लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप अपने बैंक खाते में कम बैलेंस रखते हैं तो फिर आप पर भारी पड़ेगा। यही नहीं, ATM से लेन देन फेल हुआ तो फिर आप पर पेनल्टी लगेगा। जी हाँ, SBI ही नहीं बल्कि देश के ज्यादातर बैंक खाते में कम बैलेंस होने की वजह से फेल हुए ATM ट्रांजैक्शन पर पेनल्टी वसूलते हैं। SBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अकाउंट में बैलेंस न होने पर आपको हर फेल ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का जुर्माना देना होगा, जिस पर GST अलग से लगेगी। SBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक बैंक मेट्रो शहर में एक महीने में अपने रेगुलर बचत खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन देन की इजाजत देता है। इनमें 5 SBI ATM और किसी दूसरे बैंक के ATM से 3 मुफ्त लेन देन शामिल है। नन मेट्रो शहरों से 10 मुफ्त ATM लेन देन मिलते हैं, जिसमें 5 लेन देन SBI से और 5 दूसरे बैंकों के ATM से शामिल है। SBI के मुताबिक कई बार ऐसा होता है कि ATM से ट्रांजैक्शन तो फेल हो जाता है लेकिन कैश नहीं निकलता। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि ATM से बाहर निकली पर्ची को संभाल कर रखें। SBI वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। 7 दिन के अंदर इसका निवारण हो जाता है। दोस्तों मुहर्रम की तारीख बहुत नजदीक है, तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं कि मुहर्रम किस दिन पड़ रही है, कौन से तारीख पर मुहर्रम पड़ रहा है। तो इस्लाम में मुहर्रम को गम का महीना माना जाता है। मुस्लिम समाज खासकर शिया समुदाय के लोग इस माह के 9वें या 10वें दिन रोजा रखते हैं। मुहर्रम में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन समेत करबला के 72 शहीदों की शहादत को याद करते हुए मातम मनाया जाता है। इस साल मुहर्रम 19 अगस्त को है। 19 अगस्त को मुहर्रम मनाया जाएगा। इस दिन ताजिया जुलूस निकाला जाता है और उनको करबला में दफन किया जाता है। हालांकि इस साल भी कोरोना महामारी को देखते हुए कई राज्यों में मुहर्रम पर सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। जी हां, करबला की जंग बादशाह यजीद की सेना और हजरत इमाम हुसैन के बीच लड़ी गई थी। इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ सर्वोच्च कुर्बानी दी थी। उनकी शहादत मुहर्रम के 10वें दिन हुई थी। इस दिन को आशुरा कहा जाता है। उन शहीदों की याद में हर साल ताजिया बनाए जाते हैं और जुलूस निकाले जाते हैं। ये ताजिया उन शहीदों के प्रतीत होते हैं। मातम मनाने के बाद उन ताजियों को करबला में दफनाया जाता है। इराक में आज भी इमाम हुसैन का मकबरा मौजूद है। दोस्तों आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी मोर्चा नहीं बना सकता है। TMC, समाजवादी पार्टी और NCP को ईगो छोड़कर साथ आना चाहिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता बनर्जी और चिराग पासवान को साथ लिए बगैर BJP को हराना मुश्किल होगा। 2024 में विपक्षी मोर्चे पर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि उनके एजेंडे में कांग्रेस सबसे ऊपर थी तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोगों को एक विकल्प चाहिए। कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी है। कांग्रेस के बिना विपक्ष एक साथ नहीं आ सकता। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि अब काफी देर हो चुकी है और हमें इस बात की रणनीति बनानी शुरू कर देनी चाहिए कि हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। मुद्दों की कोई भी कमी नहीं है। जिन लोगों को परेशानी हो रही है और वे चाहते हैं कि यह सरकार गिरे, लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गलत पार्टी को वोट दिया है। इसलिए यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम देश के लिए एक विकल्प पेश करें। देश को बचाने के लिए सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा।
होगा, अपने अहंकार और मतभेदों को दूर करना होगा या दूर रखना होगा। यदि आप क्षेत्रीय दलों को हटा दें तो फिर कम से कम 200 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। लेकिन जिन क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठाया जाना चाहिए। इसके लिए समय आ गया है। अब क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखा जाना बाकी है। दोस्तों, बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने पहली बार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जेडीयू सांसदों के साथ गृह मंत्री से मिलने पहुंचे ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करके उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग की है। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हमने गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने जातीय जनगणना की मांग की है। 1931 के बाद से आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। जब किसी वर्ग के लिए कोई नीति बनती है तो फिर उसके लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि किस वर्ग के लोग कितनी संख्या में हैं। जदयू सांसद ललन सिंह इससे पहले भी कह चुके हैं कि जातीय जनगणना अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, उसके बाद नहीं हुआ है। जातीय जनगणना होनी चाहिए। यदि इसकी मांग हो रही है तो फिर इसमें बुराई क्या है? इसके आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजना बनाएगी। जातीय जनगणना को लेकर बिहार विधानमंडल से 2 बार सर्वसम्मति से इसको पास किया गया है। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग ने चरणबद्ध तरीके से चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाया है। शनिवार को भी आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। आयोग के सूत्रों की माने तो इसी अगस्त यानी कि इसी अगस्त महीने में बिहार के अंदर पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसके बाद किशनगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा कि शनिवार को ही समीक्षा पंचायत चुनाव को लेकर हुई यानी कि बैठक हुई। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से जिन पदों के लिए चुनाव होगा उसके लिए सिक्किम, मेघालय, असम से मशीन आ चुकी है और उसकी फर्स्ट लेवल की जांच भी की जा चुकी है। जिला पदाधिकारी ने बताया है कि इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार और अररिया से भी अगले 2 दिनों में कुछ ईवीएम मंगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सभी प्रखंडों के मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। साथ ही दावा आपत्ति का भी निष्करण किया जा चुका है। उन्होंने बताया है कि जिन 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होंगे उनके लिए मतपेटी को भी दुरुस्त किया जा चुका है। दोस्तों, अब आपके रसोई गैस सिलेंडर का लुक बदलने वाला है। जी हां, ग्राहकों की सुविधा के लिए इंडियन कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर लाने वाला है। जी हां, खास बात यह है कि यह हल्का होने के साथ साथ पारदर्शी होगा यानी कि गैस उसमें दिखाई देगा। शुरू में इसे रांची के जमशेदपुर और बोकारो में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सिलेंडर लोहे के सिलेंडर की तरह नहीं है। ये काफी स्टाइलिश है। घर में जंग के निशान भी नहीं लगेंगे। ये 5 और 10 किलो में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिलेंडर की पारदर्शी बॉडी होने से आप सिलेंडर को बाहर से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एलपीजी का लेवल कितना है। इस सिलेंडर का हैंडल से लेकर डिजाइन भी अलग है। इस सिलेंडर की बॉटलिंग जमशेदपुर और पटना में होगी। 30 सितंबर से बॉटलिंग शुरू किए जाने की संभावना है। पुराने की तुलना में इसका वजन 50% कम है। दोस्तों, कुछ दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को यह निर्देश दिया था कि वे पता करें कि कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब इसकी रिपोर्ट सामने आने लगी है जिसमें सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र बेगूसराय की रिपोर्ट सामने आई है, जहां अब तक 70 अधिकारियों ने अपने जवाब दिए हैं। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई कैसी है ये इन अधिकारियों की रिपोर्ट से जाहिर होता है, पता चलता है। यहाँ उन 70 अधिकारियों ने अपने जवाब दिए हैं। इसमें भी मात्र 19 अधिकारियों ने ही अपने बच्चे के शिक्षा की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। मजेदार बात यह है कि दी गई जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों में एक अधिकारी को छोड़कर बाकी सभी अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन किसी के बच्चे पटना तो किसी के बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं। कुछ अधिकारी के बच्चे बेगूसराय में पढ़ते भी हैं तो बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आपको बता दूं कि ये वो अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे सरकारी स्कूलों में होने वाली पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार कराएं। लेकिन शिक्षा विभाग के नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक के अधिकारी के बच्चे भी सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं करते हैं। इन अधिकारियों के कंधे पर सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चे के नामांकन कराए जाने की जिम्मेवारी हर साल दी जाती है और इसके लिए शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक विशेष नामांकन अभियान चलाते हैं। सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षक भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं। जाहिर है कि वे जानते हैं कि वे जो पढ़ाते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है।
दोस्तों बिहार के सरकारी मास्टरों के लिए बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जी आने वाले दिनों में उन्हें स्कूलों में बच्चों के लिए बनने वाले MDM अर्थात मध्याह्न भोजन से छुटकारा मिल सकता है। जी इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक प्रस्ताव सौंपा है। जी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शिक्षकों को MDM से अलग रखने का आग्रह किया है और कहा है कि स्कूलों में शैक्षणिक माहौल को बरकरार रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2018-19 से शिक्षकों के वेतन मद में 1000 करोड़ रुपए से अधिक कटौती करके बिहार ने केंद्र सरकार से शिकायत की थी। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारों से सामने आ रही है, जहां देश के दो वरिष्ठ राजनेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की है। जी हां, सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक साथी और रिश्तेदार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके उनका कुशल क्षेम जाना। जी हां, विपक्षी दलों के दो दिग्गज राजनेताओं की इस मुलाकात की तस्वीर को लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव ने अपने समधी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की तस्वीर को ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा है कि देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके उनका कुशल क्षेम जाना। गांव देहात, खेत खलियान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता एवं समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि चारा घोटाले से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद से लालू प्रसाद यादव दिल्ली में ही हैं। वे दिल्ली में स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। साथ ही सक्रिय राजनीति में भी जल्द ही वापस लौटने के संकेत भी दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ मुलायम सिंह यादव की इस मुलाकात के पहले विभिन्न दलों के कई और राजनेता भी लालू प्रसाद यादव से मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दोनों नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। दोस्तों बिहार में एनडीए की सरकार है। जी हां, बिहार में इस बार भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन फिर भी सरकार की कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। जी हां, भाजपा के कई नेता रह रहकर इस बात को लेकर अपना दर्द बयां करते हैं। जी हां, अब बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में काम करना बहुत चैलेंजिंग है। जी हां, 4 तरह की पार्टियों के गठबंधन की सरकार चल रही है। जी हां, ऐसी परिस्थिति में बहुत सी चीजों को सहना भी पड़ता है। जी हां, भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यक्रम में बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्र सरकार नहीं है। बगल के प्रदेशों में हम स्वतंत्र सरकार चलाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर झारखंड में जब हमारी सरकार थी तो हमारा नेतृत्व होता था और हम चीजों को स्थापित करते थे और स्वाभाविक है कि अपना नेतृत्व होने पर बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है बिहार में काम करना, बिहार की सरकार के साथ काम करना, क्योंकि 2 नहीं बल्कि 4 विचारधारा एक साथ लड़ता है। जेडीयू के साथ या वीआईपी के साथ सभी 4 तरह की पार्टियों की गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सी चीजें को सहना भी पड़ता है। जेडीयू के पास सीएम पद को लेकर दर्द जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेतृत्व में आज नीतीश जी 43 सीट जीत कर आए हैं और हम 74 सीट जीत कर आए हैं। तब भी हमने मुख्यमंत्री माना, यह कोई नई बात नहीं है। जब नीतीश जी 37 सीट जीत कर आए थे 2000 में और 68 से 69 सीट जीतकर भाजपा आई थी, तब भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाया था। दोस्तों बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जब मोदी सरकार एक बार फिर से ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को अनुदान देने जा रही है। जब बिहार में यह व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो गई है। हालांकि इस बार इस योजना का लाभ चुनिंदा किसानों को ही मिल पाएगा। जहां सरकार ने ट्रैक्टर की खरीद पर 80% तक अनुदान देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में कृषि यंत्र बैंक बनाने वाले किसान समूहों को ही इसका लाभ मिलेगा। दूसरे किसान यहां से अपने इस्तेमाल के लिए सस्ती दर पर किराए पर ट्रैक्टर ले सकते हैं। मोदी सरकार ने बिहार के 13 जिलों में आकांक्षी जिला घोषित किया है। ये जिला है औरंगाबाद, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, कटिहार, अररिया, खगड़िया, सीतामढ़ी और पूर्णिया है। इन्हीं आकांक्षी जिलों में मोदी सरकार ने ट्रैक्टर पर अनुदान देने की ये नई योजना बनाई है। यह योजना पर अमल शुरू कर दिया गया है। इस योजना में ट्रैक्टर को मिलने वाले 80% अनुदान की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए रखी गई है। चूंकि अलग अलग ट्रैक्टरों की अलग अलग कीमत है, लिहाजा अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है। आपको बता दें कि बिहार में ट्रैक्टर के बढ़ते व्यवसाय का प्रयोग के कारण सरकार ने इस पर अनुदान देना लगभग 4 साल पहले ही बंद कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार की योजना चलेगी। ऐसे में ट्रैक्टर सामान्य यांत्रिकरण योजना में ट्रैक्टर अब भी शामिल है।
दोस्तों, बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिला और आसपास के जिलों में जाली नोट के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। रविवार की रात विशेष पुलिस टीम ने जिले के मोतीपुर इलाके से 9 लाख के जाली नोट के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह सभी नोट 100-100 रुपए की हैं। तस्करों के पास से नेपाली करेंसी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए जाली नोट तस्कर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और सीतामढ़ी इलाके के हैं। एसएसपी जयंत कांत ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार रविवार की रात मोतीपुर के नोट तस्कर जाली नोट लेकर मोतिहारी की ओर रवाना होने की योजना बना रहे थे। एक स्कॉर्पियो में नोट ले जाया जा रहा था, तभी इसकी भनक पुलिस को लग गई। एएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया और इस टीम ने मोतीपुर और मोतिहारी के बीच उसे स्कॉर्पियो को दबोच लिया। स्कॉर्पियो की जांच में उसमें जाली नोट निकले और एक तस्कर पकड़ा गया। पकड़े गए तस्कर की निशानदेही पर पुलिस ने मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी तक इंडो नेपाल बॉर्डर पर कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 8 जाली नोट तस्कर पकड़े गए हैं। पूरी कार्रवाई में कुल 9 लाख के जाली नोट बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान स्पष्ट हुआ है कि फेक करेंसी का यह कारोबार कई जिलों में इस गिरोह के द्वारा चलाया जाता है और असली नोट के बीच इसे खपाया जाता है। मोतिहारी के कुछ इलाकों में कंप्यूटर से जाली नोट छापने का भी खुलासा हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस संबंध में जानकारी शेयर नहीं की है, यानी कि जानकारी मीडिया को नहीं दी है। दुनिया की कोई ताकत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा सकती, यह कहना मेरा नहीं है, बल्कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए हों, लेकिन लगातार वे संगठन को मजबूत करने के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली से पटना पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा रविवार को बेगूसराय के दौरे पर थे। बेगूसराय में उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार 5 साल तक के बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कोई अगर इस मुगालते में रहता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी तो यह ख्याली पुलाव पका रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर जो बयान दिया है उसके दोहरे मायने हैं। जब पहला निशाना विपक्षी दलों पर है तो वही दूसरा सहयोगी दलों की तरफ। सहयोगी दल की नेता लगातार नीतीश कुमार को मजबूरी का मुख्यमंत्री बता रहे हैं। नीतीश कुमार में शामिल बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हर दिन कहीं ना कहीं यह बयान देते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ये यूपी की ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कई पार्टियां यहां अपनी किस्मत आजमाने चाह रहे हैं। इसी को देखते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पॉलिटिक्स पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व जीतन राम मांझी के पुत्र और बिहार के मंत्री संतोष मांझी ने किया। संतोष मांझी ने बताया है कि उनकी पार्टी चाहती है कि वे अपना विस्तार यूपी में भी करें ताकि होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग ले सके, इसलिए वे यूपी के दौरे पर आए हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होगा, ये उस पर जवाब देते हुए मांझी ने कहा कि ये तो जनता तय करेगी वे किसको ताज पहनाती है, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक कुशल प्रशासक बनकर उभरे हैं तो हम चाहते हैं कि उनको मौका 2022 में भी मिलना चाहिए। दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। महिला टीम सिर्फ तीसरी बार ओलंपिक में उतर रही है। 2016 रियो ओलंपिक में टीम 12वें नंबर पर रही थी। इसके अलावा 1980 में टीम 4थे नंबर पर रही थी, हालांकि उस समय सेमीफाइनल के मुकाबले नहीं थे। दोस्तों, बिहार के आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन किया जा रहा है। आप ऑनलाइन के द्वारा फटाफट आवेदन करें। ताजा रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2021 तक निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इस अवधि तक यानी कि इस तारीख तक आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ट्रेन और बस पकड़कर यात्रा करने वालों से उसका सामान गाड़ी में छूट जाना आम बात है। ऐसी स्थिति में परेशानी बहुत होती है। पटना के नए बस स्टैंड में ऐसे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए हेल्प डेस्क का इंतजाम किया गया है। इस हेल्प डेस्क के जरिए पहले ही दिन 2 यात्रियों को उनका खोया हुआ सामान वापस आ गया है। बिहार रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा ने बताया है कि ऑटो चालकों की ओर से पटना जंक्शन और नवनिर्मित ISBT स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क खोला गया है।
हर डेस्क पर एक मोबाइल नंबर अस्थायी रूप से रखा गया है। यह मोबाइल नंबर हेल्प डेस्क पर बाकायदा बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है। इससे यात्रियों को काफी फायदा होगा, उनका छूटा हुआ सामान यहाँ पर रखा रहेगा। इस हेल्प डेस्क पर कोई भी ऑटो चालक यात्रियों का वैसा सामान रख सकते हैं जो गाड़ी में ही छूट गया हो। यात्री भी यहाँ आकर अपने सामान की जानकारी ले सकते हैं। इसकी मदद से यात्रियों का छूटा हुआ सामान मिल जाएगा। दोस्तों, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी को ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण मिलने के बाद स्वर्ण समुदाय में काफी आक्रोश है, यानी कि गुस्सा है। यह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत स्वर्ण नेताओं का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नीट में 27% रिजर्वेशन ऐलान करने के बाद से ही ट्विटर पर सरकार के विरोध में कैंपेन चल रहा है। लोग प्रधानमंत्री को केवल ओबीसी का प्रधानमंत्री बता रहे हैं। जिन लोगों ने मोदी के ऊपर स्वर्ण और पिछड़ों में भेदभाव करने का आरोप लगाया है, वही नीट में आरक्षण वापस लो जैसे हैशटैग ट्विटर पर टॉप में ट्रेंड करता रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी के बाद दिल्ली आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासी चर्चा काफी गर्म है। खासतौर पर अपनी पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से मिले। नीतीश कुमार रविवार की देर शाम चौटाला से मिलने उनके गुरुग्राम आवास पर गए थे। उनके साथ जदयू के थिंक टैंक कहे जाने वाले केसी त्यागी भी गए थे। दोनों की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब देश में एंटी मोदी फ्रंट बनाने की कवायद तेज हो रही है। खुद इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला भी तीसरे मोर्चे के गठन पर जोर दे चुके हैं। अब अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि क्या ओम प्रकाश चौटाला की पहल में कहीं नीतीश कुमार तो भागीदारी बनने नहीं जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसी किसी भी संभावनाओं से इनकार किया है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को आईना दिखा दिया है। और उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी सिर्फ मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में उसकी कोई जगह नहीं है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोग से 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाले वीआईपी ने जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ बयानबाजी की है, उसके बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने उन्हें हकीकत का आईना दिखा दिया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को लेकर साफ कर दिया है कि बिहार के मंत्रिमंडल में उनकी स्थिति क्या है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी सिर्फ एक मंत्री है, मंत्रिमंडल नहीं है कि वह किसी को भी बिहार आने से रोक सके। तारकिशोर प्रसाद औरंगाबाद में भाजयुमो के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने विवाद को लेकर मुकेश सहनी द्वारा यूपी के किसी भी मंत्री का बिहार में नहीं आने देने की बात पर सवाल किया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि मुकेश सहनी के वश की बात नहीं है कि वे यूपी के किसी भी मंत्री को बिहार आने से रोक दें। वे सिर्फ एक मंत्री है, मंत्रिमंडल नहीं है कि उनके कहने से किसी भी मंत्री या फिर नेता को बिहार आने से रोका जाएगा। जो भी बाहर से बिहार आएंगे उनका स्वागत है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के बिहार में पूर्ण शराबबंदी पर खुद उनकी पार्टी के एक दिग्गज नेता ने सवाल खड़ा कर दिया है। नवगछिया में जदयू के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सिर्फ सरकार के चाहने से शराबबंदी संभव नहीं है। यह पूर्ण शराबबंदी के लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पुलिस शराब पीने वाले लोगों और फिर इसके अवैध व्यवसाय से जुड़े लोगों पर बखूबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार शुरू हो गया है। इस महीने के पहले सोमवार को सीएम नीतीश गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, मद्य निषेध, निगरानी, खान एवं भूतत्व और सामान्य प्रशासन विभागों से जुड़ी शिकायतों को सुन रहे हैं। जनता दरबार में मुजफ्फरपुर से पहुंचे एक शख्स ने मुख्यमंत्री के सामने ये कह दिया है कि अधिकारी बहुत भ्रष्ट हैं, जब बिचौलियों को रखकर वसूली करते हैं। मुजफ्फरपुर से आए एक शख्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत करते समय इतना तक कह दिया है कि मुजफ्फरपुर के राजस्व एवं भूमि सुधार और निबंधन कार्यालय में काफी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मी हैं। युवक ने कहा है कि सर, विभाग से नकल निकलवाने जाते हैं तो फिर काफी बोला जाता है, हमको तो बोला ही जाता है, साथ में आपको भी बुरा भला कहा जाता है, अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। निबंधन कार्यालय से केवला का नकल निकालने के लिए 10-10 हजार रुपए का घूस लिया जाता है। युवक ने सीएम नीतीश कुमार से कहा है कि सर्वे वाला राजस्व एवं अभिलेखागार कार्यालय में भी यही हाल है, वहां भी दस्तावेज निकलवाने जाने पर पैसे का डिमांड किया जाता है। इन विभागों में अधिकारी और कर्मी बिचौलियों को इकट्ठा करके रखते हैं। आपके बारे में अभद्र बोलता है। जब मैंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं तो फिर उन्होंने जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री के यहाँ भी जाओ, ये सब चलता रहता है।
दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक बोर्ड ने राज्य भर में 3662 स्कूलों की सूची जारी की थी, लेकिन एक बार फिर से उसमें 2 नए स्कूलों का नाम जोड़ा गया है। इसके अलावा 8 स्कूलों की सीटें में वृद्धि की गई है। इसके बाद अब तक आवेदन कर चुके छात्रों को स्कूल के 2 नए विकल्प देने की छूट दी गई है। जहां वही 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तिथि भी बढ़ा दी गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से मुहर्रम के लिए राज्य के डीजीपी मुकुल गोयल ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक 19 अगस्त को प्रशासन ने किसी भी तरीके का जुलूस निकालने पर रोक लगाई है। इस बार कोरोना को देखते हुए जिलों में मुहर्रम जुलूस की इजाजत नहीं दी गई है। डीजीपी ने इसको लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है। डीजीपी ने सभी एसपी को मौलानाओं से संवाद बनाने, सभी अहम स्थलों की तलाशी लेने, बीट स्तर पर हालातों का प्रशिक्षण करके व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइंस के अनुसार यूपी में ना तो ताजिया निकलेगा और न ही जुलूस और न ही करबला में मेला लगेगा। महज 2-3 लोग ही ताजिया की मिट्टी ले जाकर करबला में ठंडा कर सकेंगे। रास्ते से अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। ताजिया चौक की सफाई भी कर दी जाएगी। हालांकि मुहर्रम के दिशा निर्देश में प्रशासन की भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गाइडलाइंस में भाषा का उपयोग को लेकर सिया समुदाय के मौलानाओं इमामों में आक्रोश है। सिया मौलाना कल्बे सिब्तैन नूरी ने गाइडलाइंस के ड्राफ्ट को फौरन बदलने की मांग की है। मौलाना कल्बे सिब्तैन नूरी ने कहा है कि मुहर्रम के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश से सिया समुदाय के धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंची है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर के बहाने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी है। उन्होंने सवाल किया है कि ये जमीन आखिर हमें वापस कब मिलेगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए द टेलीग्राम की एक खबर का हवाला दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले साल से करीब 1000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन चीन के कब्जे में ही। द टेलीग्राम ने खबर दी है कि भारत और चीन के बीच 12वीं दौर की सैन्य बातचीत बिना किसी कामयाबी के खत्म हुई है। यह अखबार में दावा किया गया है कि लद्दाख में तनाव वाली जगहों से सेना के वापस हटाने को लेकर चीन की सेना अपने कदम पीछे खींच रही है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई है। अखबार ने दावा किया है कि पिछले साल मई से लद्दाख में भारत और चीन के बीच कई स्थानों पर तकरार के बाद से लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय दावे वाला क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया है। इसी खबर का स्क्रीनशॉट लगाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि श्री मोदी और उनके चापलूसों ने हजारों किलोमीटर भारतीय भूमि चीन को सौंप दी है। हम इसे वास्तव में कब वापस ले रहे हैं। दोस्तों बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और शायद यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने इमादपुर इलाके में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जहां हथियार के बल पर अपराधियों ने फल व्यवसायियों से 5,75,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। इस घटना से व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दोस्तों जदयू के राष्ट्रीय संगठन में हुए फेरबदल के बाद पार्टी में मतभेद नाराजगी की चर्चा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को विराम लगा दिया है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बिहार लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। सर्वसम्मति से ललन सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की भी कोई नाराजगी नहीं है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा था, जिसे नीतीश कुमार ने नकार दिया है और कहा है कि इन सब में मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। दोस्तों टोक्यो में आयोजित खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में हॉकी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम के साथ मंगलवार को है, यानी कि आज है। भारत के साथ ही बिहार और खासकर सीवान के लिए यह मैच महत्वपूर्ण है, क्योंकि 49 साल बाद भारत ओलंपिक में हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा है और सीवान के रघुनाथपुर का लाल इस टीम का हिस्सा है। वह भारतीय हॉकी टीम का सितारा विवेक सागर। मूल रूप से रघुनाथपुर के कन्हौली गांव के रहने वाले विवेक सागर फिलहाल पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के इटारसी में रहता है। पिता रोहित प्रसाद वही शिक्षक हैं, माता कमला देवी गृहिणी हैं। 4 भाई बहनों में विवेक सबसे छोटा है। शिक्षा दीक्षा इटारसी में ही हुई है। गांव में उनके एक रिश्तेदार डॉक्टर धनंजय प्रसाद ने बताया है कि विवेक की इस उपलब्धि से हम सब गौरवान्वित हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इस मैच में मिडफील्डर विवेक सागर ने अपने शानदार खेल से सबका ध्यान खींचा है।
दोस्तों देश में कोरोना के नए मामले अभी भी रोजाना 40,000 के आसपास बना हुआ है। देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से संक्रमण दर में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हमें समय रहते उचित कदम उठाने होंगे। कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। सरकार ने इस साल के आखिरी तक सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच एक वैक्सीन से जुड़ा एक अहम मुकाबला सामने आया है। अगर भारत को 18 या फिर उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को पूरी तरीके से टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करना है तो फिर भारत को एक दिन में औसतन 92 लाख खुराक देने पड़ेंगे। इसके अलावा आबादी के हिसाब से देश के 4 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल को अब तक के साप्ताहिक औसत से करीब 2 गुने टीके लगाने होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार को अपने साप्ताहिक औसत से टीकाकरण 2.5 गुना ज्यादा तेज करना होगा, तभी यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। दोस्तों कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद उनके घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार के इस हाई प्रोफाइल केस के बाद सोमवार को एक साथ सियासी के 2 बड़े चेहरे कटिहार में देखे। लोजपा पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान और लोजपा चिराग गुट के चिराग पासवान दोनों ही एक ही दिन पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। हालांकि पीड़ित परिवार के घर पहुंचने की टाइमिंग दोनों नेताओं की अलग अलग थी। चिराग पासवान ने दिवंगत मेयर के परिवार के साथ मुलाकात करने के बाद कहा कि इस परिवार से मेरी निजी यह घटना काफी दुखद और दिल को दहला देने वाली है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम को इस परिवार के पास आकर सूदी लेने की जरूरत है और उनके लिए मैं उनको आमंत्रित देता हूं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।